हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट और आ चुका है, ये उसी का पार्ट सेकंड है। तो जिस भी फ्रेंड ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट को देखिए, तभी आपको सेकंड पार्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि अपन पढ़ते हैं यहाँ पर विदाउट स्ट्रेस के, बिना बर्डन के। बातों बातों में अपन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो है वो अपना समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज भी रटवाई नहीं जाती, यहाँ पर हर एक चीज पूरा बेस क्लियर करके समझाई जाती है। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में कहीं और कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोनाउन के ऊपर। फ्रेंड्स, आपका पूरा बेस जो है वो क्लियर कराऊंगी। बचपन से जो अपन रटते आ रहे हैं ना प्रोनाउन के बारे में, जो अपने को अपनी टीचर समझाती आ रही है, अपन सिर्फ रट रहे हैं, उसको अपन ने समझा नहीं है, तो आपका वही रटना अब यहाँ पर खत्म होता है, क्योंकि अपने समझने का जो काम है वो अब शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपका पूरा बेस क्लियर करवाऊंगी, आपको हर एक चीज समझाऊंगी, ताकि आप भी प्रोनाउन को चुटकियों में याद कर लें और कभी लाइफ में भी इस प्रोनाउन के बारे में आप कभी ना भूलें। चाहे कितने ही एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, आप सारे एग्जाम्पल चुटकियों में कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से इंग्लिश में परफेक्ट बनाने के लिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आपका क्या काम है कि आपको बस इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहना है और सारे वीडियोस को ध्यान से देखना है एंड तक। आप अगर सारे वीडियोस को ध्यान से देख लेते हैं ना, तो आपका जो इंग्लिश का जो डर है ना, जो हवा है कि पता नहीं इंग्लिश क्या है, मेरे को तो आती ही नहीं है समझ में, मैं क्या करूँ, कितनी बार पढ़ूँ फिर भी भूल जाता हूँ। नहीं फ्रेंड्स, आपका सारा डर चुटकियों में दूर कर दूंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, आपका सारा बेस क्लियर करवाऊंगी। फ्रेंड्स, अपने सारे डर भूल जाइए, जो भी आपको इससे पहले आता था नहीं आता था उसको जाने दीजिए। आप यहाँ से फ्रेश स्टार्टअप कीजिए कि हाँ, आज से ही मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और यही मेरा स्टार्टअप है। ये मेरे साथ शुरू करते हैं अपना प्रोनाउन का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा दूं कि अपन ने जो अपना पहला पार्ट था उसमें क्या पढ़ा था, क्योंकि विदाउट रिवीजन के तो अपने को पता है आगे अगर बढ़ेंगे तो पीछे का सब लोपलाप हो जाता है ना। मुझे पता है सारे फ्रेंड्स अभी तो पढ़कर आए नहीं है, पता नहीं कब पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज जब भी स्टार्ट करें तो उसको जीरो से स्टार्ट करें, तभी आपको आपका जो बेस है वो क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन सीधा ही पार्ट सेकंड में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सीधा ही मैं आपको पॉजिटिव प्रोनाउन स्टार्ट कर दूं तो आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, ये क्या था, अपने को तो पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपका जो अपने पहले जो पार्ट था उसमें अपन ने क्या पढ़ा, उसका छोटा सा एक रिवीजन करवाना बेहद जरूरी है, ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि इतना अपन पढ़ चुके हैं और अब अपन इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए बातों बातों में फटाफट पहले अपन पीछे वाले प्रीवियस जो वीडियो है उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन शुरू करेंगे अपने आगे का वीडियो। फ्रेंड्स, अपन ने जो अपना पहला वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होते हैं, क्यों अपने को प्रोनाउन जरूरी है, इसका क्या अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, अपन ने जाना था कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो अपनी लाइफ में क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोनाउन नहीं होंगे तो अपनी जो लाइफ है वो बेहद कंफ्यूजिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपने को हर एक चीज के लिए बार बार एक ही नाम रिपीट करना पड़ेगा, बार बार रिपीटेशन होगा सेम नाम का, सेम नाउन का। तो अपनी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा उबाऊ हो जाएगी। अपनी भाषा के उसी उबाऊपन, उसी कॉम्प्लेक्स को खत्म करने के लिए अपने यहाँ जो है प्रोनाउन को यूज किया गया है, ताकि अपनी भाषा जो है वो सरल बनी रहे, रोचक लगे। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउंस होते क्या हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस आर दैट वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे शब्द जो नाउन की संज्ञा की जगह पर काम में आते हैं उनको अपन कहते हैं प्रोनाउन। फ्रेंड्स, प्रोनाउंस जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऐसे जितने भी जो प्रोनाउन है अपन अपने नाउन की जगह पर जो यूज करते हैं उनको ही कहते हैं प्रोनाउन। अब किसी का मान लीजिए नाम ना लेके अपन ने उसकी जगह कोई और वर्ड्स और शब्द है वो यूज कर लिया तो उसको कह देंगे प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, ये तो थी प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउंस होते क्या हैं उनके बारे में। अब अपने सामने था कि अपन ने उसके कुछ पार्ट्स के बारे में भी डिस्कशन किया था कि प्रोनाउन जो होता है वो सिंगल नहीं होता, उसके काफी डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं। तो उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, अपन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो जो सर्वनाम होता है उसके 6 भेद माने गए हैं, लेकिन क्योंकि हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों में कुछ भिन्नता है और उसी भिन्नता के कारण अपनी जो लैंग्वेज है वो बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज में एक टॉपिक पढ़कर ये ना जान लें कि आप उसके विशेषज्ञ बन गए हैं। नहीं फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश में बहुत कुछ असमानताएं हैं। तो आपको, अगर आप हिंदी में उस चीज के ज्ञानी है तो आपको इंग्लिश में भी उस टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें डिफरेंस होता है। आप दोनों लैंग्वेज को एक तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने हिंदी में तो जो सर्वनाम होते हैं उसके मुख्यतः 6 भेद ही माने जाते हैं, लेकिन ये अपना
इंग्लिश है और इंग्लिश में जो अपना प्रोनाउन है उसके 9 भेद माने जाते हैं। 9 भेद कैसे माने जाते हैं वो अपन वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अपना जो पार्ट सेकंड है वो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जो अपना पहला पार्ट था उसमें अपन अपना जो पर्सनल प्रोनाउन है, जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसको कहते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। अब अपन अपना यहाँ पर सेकंड जो अपना प्रोनाउन है वो पढ़ेंगे, जो कौन सा है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अपन पहले पार्ट में पढ़ चुके थे अपना पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, उसके पूरे एग्जांपल्स अपन ने देख लिए थे, उसके जो 2 केस बनते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बारे में भी अपन ने जो अपना पार्ट फर्स्ट है उसमें पढ़ लिया था। फ्रेंड्स अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको मैंने अच्छे से क्लियर करवाया था, आपका बेस क्लियर करवाया था कि कब सब्जेक्टिव केस लगता है और कब ऑब्जेक्टिव केस लगता है। जब अपने कोई भी अपन एग्जाम्पल यूज करते हैं तो उसमें कौन सा केस किस टाइम पर लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस कब लगेगा, जब आपका सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर फोकस हो रहा हो और वो जब अपने एग्जाम्पल्स में स्टार्टिंग में आ रहा हो तो अपना लगेगा सब्जेक्टिव केस। और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस कब लगता है, जब अपना सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आ रहा हो तो आपके लग जाएंगे सारे ऑब्जेक्टिव केस। फ्रेंड्स ये मैंने आपके सामने दोनों केसेस लिख के बताए थे कि सब्जेक्टिव केस में इन टर्म्स को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में इन टर्म्स को कैसे चेंज करेंगे। अब फ्रेंड्स अपना पॉजिटिव केस आता है, क्योंकि अपन पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो उसमें भी अपनी ये फॉर्म्स बदल जाती हैं, तो इनको क्या कहेंगे। आपको तो सिर्फ फ्रेंड्स ये 6-7 टर्म्स ही याद करनी है। पूरा खेल जो है प्रोनाउंस का, इंग्लिश का, वो पूरा इन 6-7 टर्म्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये टेबल याद कर ली ना तो आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना वो सारे सोल्व कर दोगे और आपको कहीं पर भी ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी कोई भी एग्जाम्पल को। तो फ्रेंड्स देखिए आपको बस इतना सा याद करना है, ज़्यादा तो नहीं है, कमी है, तो फ्रेंड्स इतना तो आप भी याद कर ही सकते हैं। इतनी तो मेहनत आपको करनी ही होगी, बस कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सारे डाउट क्लियर कराऊंगी एग्जाम्पल के साथ में। तो ये तो था अपने पहले वाले वीडियो में कि अपन ने इतना पढ़ लिया था पहले वाले वीडियो में प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। और उसमें अपना पहला टाइप था कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। उसके साथ ही अपन ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं उसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं अपने पार्ट सेकंड की कि इस पार्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स मुझे पता है थोड़ा पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे पता है थोड़ी नॉइज आ रही है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इसको मैं तो रोक नहीं सकती हूँ, तो अपन उस पर फोकस ना करके अगर अपन अपनी वीडियो पर, अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें तो बेटर होगा। तो फ्रेंड्स जो पीछे नॉइज है उसको इग्नोर कीजिए और अपने टॉपिक पर ध्यान दीजिए, अपना कंसंट्रेशन बनाइए यहाँ पर ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। जो भी मैं आपको बताऊँ उसको ध्यान से आप समझना। शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो फ्रेंड्स इसमें अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपने पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में कि पॉजिटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव, तो पोजीशन अपन किसको कहते हैं, पोजीशन कहते हैं हक को, अधिकार को। तो पोजीशन का अर्थ जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज का हक जताना या अधिकार जताना, किसी चीज की ओनरशिप या लीडरशिप जो अपन कहते हैं ना, वो होता है पोजीशन। तो नाम से ही पॉजिटिव प्रोनाउन से अपने को पता चल गया कि ये क्या बताता होगा, ये इंडिकेट करता होगा किसी चीज पर अपने हक को, अधिकार को या ओनरशिप को। तो ये अपने बताता है क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें एग्जांपल्स में देख लीजिए, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ये किस में आएंगे, ये आएंगे अपने पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर। इसको आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे जब अपन इसके एग्जांपल्स यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे सिर्फ डेफिनेशन से ही अगर याद हो जाते हैं तो कब की याद हो जाते हैं ना, नहीं फ्रेंड्स, अपने को एग्जाम्पल के साथ समझना होगा। क्योंकि जब तक कोई चीज का अपन एग्जाम्पल नहीं लेंगे, उदाहरण के साथ नहीं समझेंगे, तब तक तो वो रट्टा मारना हो गया। और अपन यहाँ पर रट्टा नहीं मारते हैं, अपन यहाँ पर हर चीज समझते हैं, समझकर अपना बेस क्लियर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना पहले तो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सब्जेक्टिव केस जब होगा तो उसमें ये सारी टर्म्स आएंगी, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसमें ये सारी टर्म्स आएंगी। और अब आता है अपना पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस होगा तब इन टर्म्स को किस में चेंज कर देंगे, उसकी कौन सी फॉर्म बदल जाएगी, तो वो अपने को देखना है। तो पॉजिटिव केस में इसकी ये टर्म्स बदल जाएंगी। कौन कौन सी हैं ये देखिए फ्रेंड्स, आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में आई रहेगा, मीन्स इसका क्या होता है कि मैं, मेरा, मुझे। जो ऑब्जेक्टिव केस जब होगा तब उसमें वो बन जाएगा मी, और जब इसका पॉजिटिव केस आएगा तो ये बदल जाएगा माई या माइन के अंदर। सारा आपको क्लियर कराऊंगी, एक बार अपन देख लेते हैं कि इनकी फॉर्म्स बदलकर किस में क्या बनता है। ओके, सेकंड है अपना वी यानी हम, हमें, हमारा। तो हम, हमें, हमारा जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ये बन जाएगा अस, और जब ये पॉजिटिव केस में जाएगा तो बन जाएगा आवर या आवर्स।
ओके, नेक्स्ट है अपना यू। तो यू मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, यू और इट जो है वो दोनों ही केसेस में नहीं चेंज होते, एज इट इज रहते हैं। तो इसमें तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत थी नहीं अपने को। तो यू का ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, यू का यू ही रहेगा। बस इसका पॉजेसिव केस है, उसमें योर या योर्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट है अपना दे यानी वे, उन्हें, उनका। जब इनका ऑब्जेक्टिव केस होगा तो इसका फॉर्म बदल के बन जाएगा देम, और जब इसका पॉजेसिव केस होगा तो ये बन जाएंगे देयर या देयर्स। ओके, नेक्स्ट है ही तो अपने को पता है वह, उसे, उसका। तो इसमें बन जाएगा अपना ऑब्जेक्टिव केस में हिम, और जो अपना पॉजिटिव केस आएगा उसमें बन जाएगा हिज। ऐसे ही अपना शी, हिंदी में तो अपने को पता है कि ही और शी को सेम ही नाम से उच्चारित करते हैं, लेकिन जो अपना इंग्लिश टर्म है उसमें ही और शी उसके बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू गर्ल और बॉय। तो फ्रेंड्स, शी का भी वह, उसे, उसका हिंदी में होगा, और जो इंग्लिश होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा वो बन जाएगा इसका हर, और इसमें पॉजिटिव केस में बन जाएगा हर और हर्स। ओके, नेक्स्ट है इट का मैंने बताया था कि इट अपन कहाँ यूज करते हैं, वहां पर यूज करते हैं जहां पर अपने को सामने वाले नाउन का जेंडर नहीं पता हो, या तो नॉन लिविंग थिंग हो या फिर लिविंग थिंग है तो उसका जेंडर नहीं पता हो, तो वहां पर इट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इट में आएगा यह, इसे, इसका, ये अपन इट के लिए यूज करते हैं। और इट जो है ऑब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव केस है उसमें इट का इट्स हो जाता है। बहुत ही कम यूज किया जाता है लेकिन यूज होता है, तो इट का हो जाएगा पॉजिटिव केस में इट्स। तो ये तो मैंने आपको पूरी टेबल के थ्रू बता दिया कि अपने जब केसेस बदलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो अपनी फॉर्म्स हैं वो भी बदल जाएंगी, और उसमें उसकी क्या फॉर्म बनेगी ये मैंने बता दिया। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपन यहाँ पर विद एग्जाम्पल हर एक बेस अपना क्लियर करेंगे, तो अब अपने कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल तो इस चीज़ को अपन समझ नहीं पाएंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं बार बार सिर्फ केस 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 बताती रहूंगी। एग्जाम्पल आएगा तब अपने को समझ में आएगा कि ये केस कैसे यहाँ पर यूज होते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन में आपको डेफिनेशन में बताया था कि पोजेशन यानी किसी चीज़ पर हक जताना, अधिकार जताना, ये होता है अपना पोजेशन। जो अपना हक है, जो पोजेशन है, वो अपन किस पर जताएंगे, वो अपनी कोई चीज़ होगी उस पर ही तो जताएंगे। जैसे कि मैं इस पेन पर ही जताऊंगी कि ये मेरा पेन है, ये मेरा बोर्ड है, यह मेरा कैमरा। फ्रेंड्स, ये मैं क्या अधिकार जमा रही हूँ, मेरा पेन, मेरा बोर्ड, मेरा कैमरा, मेरा चैनल, ये मैं क्या कह रही हूँ, ये मैं वो चीज़ कह रही हूँ जो मेरी है, जिस पर मेरा अधिकार है। ये मेरा ओनरशिप जता रहा है कि मैं इसकी क्या हूँ, मालिक हूँ या मालकिन हूँ, कि ये चीज़ें मेरी हैं, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पर मैं क्या कर रही हूँ, इन सब पर मैं मेरा अधिकार जता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरी हैं, इनको मुझसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इनकी ओनर मैं हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो थे मेरे कुछ हक। जहाँ पर भी आपको हक दिख जाए ना, कोई भी एग्जाम्पल में आपको हक जताने वाली बात दिख जाए, कहीं पर भी आपको ओनरशिप दिख जाए, लीडरशिप दिख जाए, तो जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आपको दिख जाए ना, उसमें आएगा अपना पॉजेसिव केस। कौन सा आएगा, उसमें अपना पॉजेसिव केस आएगा। फ्रेंड्स, ये बात को ध्यान में रखना कि जब भी आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल हो, उसको इस तरीके से देखना कि उस एग्जाम्पल में जो आपका जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर आपका जो कर्ता है उसके ऊपर बात की जा रही है, या कर्ता द्वारा बात की जा रही है, या उसके अधिकार के ऊपर बात की जा रही है। ये तीन ही चीजें आपको याद रखनी है। जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखे उन सब में आपको जब भी प्रोनाउन की बात आए तो तीन ही केसेस के बारे में सोचना है, क्योंकि हर जगह तीन केसेस के आधार पर ही आपके प्रोनाउंस बनेंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले देखिए कि जो आपका एग्जाम्पल है उसमें जो कर्ता है वो खुद बात कर रहा है। तो अगर कर्ता की बात हो रही है सब्जेक्ट की तरह, तो उसमें आ जाएगा सब्जेक्टिव केस। कर्ता ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, या फिर कर्ता को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, तो आ जाएगी ऑब्जेक्टिव केस की जो सारी फॉर्म्स है वो। और अगर इन दोनों के अलावा अगर आपको लगता है कि उसमें हक की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, ओनरशिप की बात हो रही है, तो आपको यूज करनी पड़ेंगी ये टर्म्स। ओके, क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन सिर्फ तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। इसका सबका निचोड़ यही निकलता है कि आपको सिर्फ तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो कर्ता है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट जो अपनी सब्जेक्टिव केस है कि यही टर्म्स लगानी है। और अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस में जैसे मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट ये यूज करनी है। और अगर आपको लगता है कि उन जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें किसी अधिकार की बात हो रही है, किसी ओनरशिप की बात हो रही है, तो आपको उन टर्म्स में बदल के उसको ये वाले केसेस लगा देने हैं। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं, ये केसेस तो आप लगा देंगे, लेकिन इस केसेस में भी देखिए मैंने दो दो टर्म्स लिखी हैं इनकी। अब दो दो टर्म्स है, अब दिक्कत हो गई। अब क्या करें, दो टर्म्स है, अब हम कौन सा लगाएं, हमें क्या पता। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको एक ईजी सी बात बता देती हूँ। बहुत कम लोगों ने आपको ये बात बताई होगी, बहुत कम टीचर्स ने।
मेन तो अपन ने यहाँ पर देखा तो एस लग रहा है पीछे, तो अपने वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर चीज के लिए यूज हो रहे हैं और ये प्लूरल के लिए यूज हो रहे हैं। तो जहाँ पर सिंगुलर चीज के बारे में बात हो रही है, कोई एक लीडरशिप हो, एक ओनर हो, उसमें तो अपन यूज कर लेंगे ये सारी टर्म्स। लेकिन जहाँ पर कई ओनर्स हो, कहीं कई जगह लीडरशिप हो, जैसे ग्रुप होता है, कमेटी होती है, ऐसी कोई जो सोशल जो ग्रुप्स होते हैं ना, कमेटी होती है जिनमें एक से ज़्यादा ओनर्स होते हैं, उनमें अपन क्या करते हैं, उनमें अपन प्लूरल फॉर्म्स, प्लूरल जो टर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सिंगुलर प्लूरल की टर्म्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और ये टर्म कब यूज़ होगी और ये टर्म कब यूज़ होगी ये भी मैं आपको बता दूं कि ये तो सिंगुलर में यूज़ होगी जब कोई सिंगल ओनर होगा तब, और ये प्लूरल में यूज़ होगी जब कई सारे उसके ओनर होंगे किसी एक चीज़ के, तो उसमें प्लूरल टर्म्स में यूज़ होंगी। तो फ्रेंड्स ये तो अपन ने सिंगुलर प्लूरल की बात हो गई। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ कि एग्जाम्पल में पॉजेसिव जो केस है उसको अपन कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर पॉजेसिव केस है या पर्सनल प्रोनाउन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने सामने पहला अपना एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि यह मेरा चैनल है। अब नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, आपको दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर करवाऊंगी कि यह मेरा चैनल है, ये मैंने कह दिया, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज माई चैनल। आप यही तो इसकी इंग्लिश टर्म बनाएंगे। हाँ, तो मैं अपने चैनल के बारे में बात कर रही हूँ कि ये चैनल किसका है, ये चैनल तो मेरा है, तो इसकी ओनर कौन हूँ, मैं हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने ओनरशिप की, अपने लीडरशिप की बात करी है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह मेरा चैनल है, ठीक है, मैंने कह दिया कि यह मेरा चैनल है, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए सेकंड वाला एग्जाम्पल कि यह चैनल मेरा है। अब मैंने इसमें तो कहा कि यह मेरा चैनल है, और सेकंड में मैंने कह दिया कि यह चैनल मेरा है। अब इसमें कुछ अलग कहा क्या, मैंने कुछ अलग से कह दिया कि नहीं, मैंने कुछ अलग तरीके से बोल दिया, कुछ ज़्यादा अलग नहीं कहा, बात तो एक ही हुई, यह चैनल मेरा है या यह मेरा चैनल है, बात तो एक ही हुई। मैं अपने चैनल के बारे में बता रही हूँ, अपनी ओनरशिप के बारे में बता रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इसके बोलने के तरीके से ही जो है, इसके जो केसेस हैं उनमें बदलाव हो गया, इनके जो वर्ड्स हैं उनके फॉर्म्स में जो है चेंज हो गया। कैसे हो गया, जैसे अब इनकी अपन इंग्लिश बना लेते हैं। देखिए कि पहला है यह मेरा चैनल है, यह मेरा चैनल है, मैंने बता दिया, तो मैं इसको क्या कहूँगी इंग्लिश में, मैं कहूँगी इसको कि दिस इज माई चैनल। ओके, मैं यही तो कहूँगी इसको कि यह मेरा चैनल है, तो दिस इज माई चैनल। ओके, अब सेकंड है यह चैनल मेरा है। अब क्या मैं इसको यही कहूँगी कि दिस इज माई चैनल, नहीं, क्यों नहीं कहूँगी, तो मैं आपको बता दूँ किसी एक ट्रिक है, ज़्यादा अपने दिमाग पर बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों हुआ है, ये ऐसे हुआ है फ्रेंड्स कि जब भी आपका जो प्रोनाउन है वो नाउन के साथ आए और पहले आए, जब भी आपका जो प्रोनाउन है वो नाउन के साथ आए और पहले आए, तो क्या करना है आपको यहाँ पर, तो आपको लगा देनी है जो इसकी फर्स्ट टर्म है ना, पहले आ रहा है तो फर्स्ट टर्म लग जाएगी कि आपका जो प्रोनाउन है वो नाउन के साथ आ रहा है और पहले आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म लग जाएगी माई। फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, माई आ रहा है, तो यहाँ पर माई लग जाएगा कि दिस इज माई चैनल। ओके, और जब भी आपका जो प्रोनाउन है वो नाउन के साथ ना आकर, जबकि आपका नाउन जो है वो बाद में आए, आपका जो हक है वो बाद में बताए, यहाँ पर तो आपका हक शुरू में ही बता दिया, पहले ही बता दिया प्रोनाउन के साथ नाउन आकर, लेकिन यहाँ पर जो आपका हक है वो एंड में आके बता रहा है कि ये तो मेरा है। तो यहाँ पर जब एंड में आपका प्रोनाउन का जो हक है वो आया है, तो आपको इसके हिसाब से जो है आपकी टर्म बदल जाएगी। जब आपका एंड में आपका हक या ओनरशिप आएगी और आपका जो नाउन है वो प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा, जब बल्कि जो है लास्ट में आएगा, तो आपकी जो है वो सेकेंड वाली टर्म जो है वो यूज होंगी। तो यहाँ पर कैसे बदल जाएगा, ये हो जाएगा दिस चैनल इज माइन, दिस चैनल इज माइन हो जाएगा जब आपकी जो है, आपका जो हक है, जो ओनरशिप है वो लास्ट में आएगी और नाउन के साथ नहीं यूज होगी प्रोनाउन। और जब आपकी नाउन के साथ प्रोनाउन साथ में होगी और पहले ही आ जाएगी, पहले ही आपका हक आ जाएगा, तो फिर वो उसमें आ जाएगी आपकी सारी ये फर्स्ट टर्म, जैसे माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर, ये सब आ जाएंगी पहली वाली टर्म। और जब आपका जो नाउन और प्रोनाउन है वो अलग अलग होंगे और जो आपका नाउन है वो लास्ट में होगा, आपका हक लास्ट में बताया जा रहा है, तो आप क्या जाएंगे सेकेंड वाली टर्म, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, इट्स, ये सब जो है ये अपनी आ जाएंगी लास्ट में। ये था अपना पॉजेसिव केस। उम्मीद है थोड़ा सा समझ गए होंगे। अगर नहीं ढंग से समझे हैं तो अपन और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है फ्रेंड्स, ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए सेकंड एग्जाम्पल है अपना, यह तुम्हारी क्लास है। मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि यह तुम्हारी क्लास है, मैं इसका ओनरशिप किसको बना रही हूँ, मैं इसका ओनर आपको दे रही हूँ कि आप इस क्लास के कर्ता धर्ता हो, ये आप लोगों की क्लास है, तो मैं इसमें आप लोगों को यहाँ पर ओनर दे रही हूँ कि आप लोग हो इसके हकदार। तो मैंने यहाँ पर बताया यह तुम्हारी क्लास है, तो इसकी इंग्लिश आप मुझे बना के बताइए कि क्या बनाएंगे आप इसकी क्लास, कि यह तुम्हारी क्लास है। मैंने इसमें तुम लोगों को कहाँ लिया है, पहले लिया है, स्टार्टिंग में लिया है, तो नाउन और प्रोनाउन को साथ में लिया है, पहले लिया है, शुरुआत में लिया है, तो अपनी कौन सी जो केसेस हैं वो कौन से लगेंगे, पॉजेसिव केस लगेंगे, क्योंकि इसके ओनर कौन हो, इसके हकदार कौन हो, तुम लोग हो, तुम्हारी क्लास है, तो तुम लोग इसके हकदार हो, तो पॉजेसिव केस लगेंगे।
और क्योंकि तुम लोग प्रोनाउन के साथ में यहाँ पर आ गए हो और पहले आ गए हो तो पहले वाले सारे केसेस लगेंगे। तो अपनी इंग्लिश टर्म क्या बन जाएगी इसकी, दिस इज योर क्लास, दिस इज योर क्लास। तो योर जो है वो अपना यहाँ पर पहले यूज हो जाएगा। ये तो था यह तुम्हारी क्लास है उसका टर्म कि दिस इज योर क्लास। अगर मैं कह दूं कि यह क्लास तुम्हारी है, अब तुम्हें मैं लास्ट में यहाँ पर डाल दूं कि यह क्लास तुम्हारी है, तो तुम लोग क्या करोगे कि नाउन और प्रोनाउन को मैंने अलग कर दिया और जो नाउन है उसको मैंने एंड में कर दिया कि यह क्लास तुम्हारी है। आप लोगों को मैंने एंड में कर दिया तो आपको जो सेकंड टर्म है उसका यूज करना है। फिर इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव केस आ जाएगा सेकंड वाला। तो उसमें अपना जो इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे वो कैसा होगा, वो होगा दिस क्लास इज योर्स, दिस क्लास इज योर्स। योर्स हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको एंड में ले लिया है। तो पॉजिटिव केस तो ये था ही क्योंकि आप इसके ओनर थे, तो मैंने आपको हक तो दिया ही, लेकिन क्योंकि आप इसमें एंड में अपना हक जता रहे हो तो मैंने आपको योर्स में यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है उसको यूज किया है। और जिसमें आप पहले हक जता रहे थे कि यह तुम्हारी क्लास है, नाउन प्रोनाउन साथ में थे, तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म यूज हो रही थी योर। ओके, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है यह घर हमारा है, यह घर हमारा है। तो मैंने इसमें क्या किया, आप लोगों को कहाँ कर दिया, एंड में कर दिया, पहले घर के बारे में बता दिया, नाउन प्रोनाउन को अलग कर दिया कि यह घर हमारा है। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताइए मुझे कि आप इसको क्या कहेंगे। तो कि दिस हाउस इज आर्ट्स, तो दिस हाउस इज आर्ट्स अपन इसको कहेंगे इंग्लिश ट्रांसलेट जब इसका होगा। और इसी की जगह अगर मैं आपको पूछ दूं कि यह हमारा घर है, ये मैं आपको कह दूं कि यह हमारा घर है, तो इसका ट्रांसलेट जो है वो फर्स्ट टर्म वाला यूज होगा कि दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अपना जब भी सेंटेंस आता है उसमें कब अपने सब्जेक्टिव केस लगेंगे, तो कब अपने ऑब्जेक्टिव केस लगेंगे और कब अपने पॉजिटिव केस लगेंगे। अब ऐसे ही मैं आप लोगों से नॉर्मली पूछ लूँ कि मैं कह दूँ दिस इज माई पेन, अब मैं आप लोगों को कहूँ कि बताइए कि इसमें कौन सा केस लगेगा। मैं आपको कह दूं तो आप इसमें पहले तो दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि दिस इज माय पेन, कि यह पेन मेरा है। अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप पहले अपना दिमाग लगाएंगे, आपके दिमाग में घंटी बजेगी, क्या बजेगी कि दिस इज माय पेन। तो इसको अपन सब्जेक्ट की तरह यूज करें तो भाई इसमें सब्जेक्टिव केस आ रहा है, पहले आप ये लगाकर सोचेंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे कि दिस इज़ माई पेन। फिर आप सोचेंगे कि अरे सब्जेक्टिव केस तो आ रहा है लेकिन इसमें हक की बात की जा रही है, यहाँ पर हक जताया जा रहा है कि ये पेन किसका है, ये मेरा पेन है। तो आप वहाँ पर अपना दिमाग लगाइएगा कि वहाँ पर सब्जेक्टिव केस नहीं, वहाँ पर फिर पॉजिटिव केस लगेगा कि दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन। ये आप इस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में जो भी एग्जाम्पल आया उसको आपने फटाफट कर दिया और आगे चल गए। आपको तीनों केसेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा केस परफेक्ट बैठेगा, सब्जेक्टिव केस बैठेगा, ऑब्जेक्टिव केस बैठेगा या पॉजिटिव केस बैठेगा। तो जल्दबाजी में अगर करोगे तो फिर आप गलत करोगे, फिर आप सब्जेक्टिव केस लगा के आओगे। लेकिन जब दिमाग लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन ना होके ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसमें हक की बात की जा रही है अपने पेन के ऊपर। तो ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव प्रोनाउन और उस पर फिर आप क्या करोगे, दिस पेन इज माइन। यहाँ पर आप माइन का यूज करोगे क्योंकि यह पेन मेरा है। मैं इसमें हक मेरा कब बता रही हूँ कि मैं अपना हक बता रही हूँ बाद में, एंड में बता रही हूँ, मैं हक बता रही हूँ, पॉजिटिव जो प्रोनाउन है उसका यूज कर रही हूँ, पोजीशन दिखा रही हूँ। तो वहां पर मैं अपना हक तो जता रही हूँ लेकिन कहाँ जता रही हूँ, बाद में जता रही हूँ कि यह पेन मेरा है। तो जब सेकंड टर्म लास्ट में जब मैं बताऊंगी तो यहाँ पर सेकंड टर्म यूज होगी किसकी, पॉजिटिव प्रोनाउन की। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काफी एग्जाम्पल देख लिए। अब चलिए आगे चलते हैं। इसकी थर्ड टाइप है अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रोनाउन जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आते हैं अपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। दे आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, हुएवर, वेरेवर, व्हेनेवर, हुएवर, ये सारे किसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अपने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर। क्योंकि इन सबको जब अपन लगा देंगे किसी सेंटेंस के अंदर तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा और वहां पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर उनमें ये सब अपन नहीं लगाएंगे तो वहां पर क्या आएगा, तो वहां पर कोई नाउन आएगा, अपने को पता है किसी का नाम आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। और अगर इनको लगा देंगे तो नाउन हट जाएगा और ये चीजें लग जाएंगी तो ये प्रोनाउन आ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, क्वेश्चन के रूप में वहां पर यूज किए जाएंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे। तो ये है अपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये तो बहुत ही इजी से है, आप जहां पर भी WH फैमिली के वर्ड्स देखें ना, जहां पर भी आपको WH वर्ड्स की दिखे कोई भी सेंटेंस में, तो आप वहां झट से पकड़ जाना कि ये क्या है, ये तो अपने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। तो फ्रेंड्स इसको अपन WH वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये सारे WH से स्टार्ट होते
हैं ना, तो अपन इनको WH फैमिली, WH वर्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, या फिर WH प्रोनाउन के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इनके एग्जाम्पल भी बहुत ईजी से हैं, क्योंकि सब में अपने ये सारे ही WH लगे हुए आएंगे, तो अपने को 1 मिनट में पहचान में आ जाएंगे कि ये एग्जाम्पल किसके हैं? इंटरोगेटिव के हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए, हु आर यू। अब मैं आप लोगों से पूछ लूँ हु आर यू, तो मैं आपसे क्वेश्चन ही तो कर रही हूँ ना कि आप कौन हो, तो आप बताएंगे कि मैं ये हूँ। तो यहाँ पर अगर हु नहीं आएगा तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा कि आई एम अन्नू। तो फिर आप यहाँ पर अगर जब इसको हटा देंगे, इस प्रोनाउन को हटा देंगे, तो यहाँ पर कोई नाउन आ जाएगा, दैट आई एम दिस। तो आप अपना नाम लगाकर यूज यहाँ पर करेंगे तो वो हो जाएगा नाउन, और नाउन को हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोनाउन, जो क्या है? क्वेश्चन अपने साथ में लेके आता है। तो हु आ गया तो प्रोनाउन आ गया। वो कौन सा प्रोनाउन हो गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे ही व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कर रहा है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि माय नेम इज दिस। तो वहां पर जब व्हाट को हटा देंगे तो नाउन आ जाएगा, तो प्रोनाउन हटेगा, नाउन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हुज इज दिस बुक, पूछेंगे कि ये किताब किसकी है, तो वहां पर जब हुज हट जाएगा तो यहाँ पर भी नाउन आ जाएगा कि किसकी बुक है। इसी प्रकार व्हाट इज द मैटर, कि क्या बात है, तो वहां पर भी अगर अपन पूछेंगे तो कोई ना कोई बात है वो पता चलेगी अपने को। तो फ्रेंड्स जहां पर भी ये WH वर्ड्स आपको दिख जाए ना, आंख बंद करके इंटरोगेटिव प्रोनाउन कर देना, आपका सही हो जाएगा। बहुत ईजी सा है, सबको आता होगा, बहुत ईजी है, सबसे ईजी प्रोनाउन शायद यही है ना। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो अपने को सबको आता है, सबको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी है। अब देख लेते हैं इसका फोर्थ टाइप, ये क्या है? ये है अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी किसी के साथ पारस्परिक संबंध बताता होगा, कि उसका उल्टा बताता होगा। तो देखिए इसमें क्या है, इट इंडिकेट्स है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब एक जैसा रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ एक जैसा रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में बताता है। और ये इट कैन बी यूज्ड फॉर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ अ रेसिप्रोकल कंस्ट्रक्शन। किसी एक जो पार्टिसिपेंट है, दो व्यक्तियों में से किसी एक जो पार्टिसिपेंट है उसके बारे में बताता है कि उसका रिलेशन दूसरे के साथ कैसा है। तो फ्रेंड्स देखिए, सच एज इसमें कौन से वर्ड्स होंगे, तो बहुत ही ईजी सा है फ्रेंड्स, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये इतना पूछा भी नहीं जाता है, इतना यूज भी नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको तो सिर्फ ये 2 ही वर्ड्स याद रखने हैं, या तो ईच अदर या फिर वन अनदर। ये 2 ही जो इसके एग्जाम्पल हैं, यही इसमें आते हैं, 2 ही वर्ड्स यूज होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर। पहले तो सिर्फ ईच अदर यूज होता था, लेकिन आजकल जो मॉडर्न जो अपने राइटर्स हैं वो वन अनदर भी यूज करने लग गए हैं इसकी जगह पर। तो आपको सिर्फ इस प्रोनाउन के लिए सिर्फ ये 2 ही जो है फॉर्म्स याद करनी है, एक तो ईच अदर और एक वन अनदर। ओके, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। तो इसका पहला एग्जाम्पल है द 2 सिस्टर्स लव्ड ईच अदर, या फिर वन अनदर। ईच अदर आ गया और वन अनदर, कि जो 2 बहनें हैं वो एक दूसरे को प्यार करती हैं। कैसे? एक दूसरे को प्यार करती हैं, वन अनदर, एक दूसरे को, पारस्परिक इनका संबंध है वो बता रहा है कि जो 2 बहनें हैं वो एक दूसरे को प्यार करती हैं। ईच अदर या फिर वन अनदर, कोई सा भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता दूं, कि जब सिर्फ 2 पर्सन के बारे में बात होगी ना फ्रेंड्स, तो वहां पर तो अपना यूज होगा ईच अदर। लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के बारे में बात होगी ना, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के बारे में बात होगी, उनके बीच का जो पारस्परिक संबंध है वो बताया जाएगा, तो वहां पर टर्म यूज होगी वन अनदर। ओके, तो इन दोनों चीज को ध्यान में रखना कि 2 लोगों के लिए ईच अदर और 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए वन अनदर। ओके, अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास लाफ्ड एट वन अनदर। जो क्लास के बच्चे हैं वो एक दूसरे पर हंस रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आ गया, इसमें वन अनदर क्यों यूज हुआ? क्योंकि जो क्लास है उसमें 2 बच्चे तो होंगे नहीं, 2 से ज्यादा ही बच्चे होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पर हंस रहे हैं, 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पर यूज होएगा वन अनदर। ओके, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स रेसिप्रोकल वाला प्रोनाउन तो बहुत ही ईजी सा है, इसमें सिर्फ आपको 2 टर्म्स याद रखनी है, ईच अदर और वन अनदर। जिस भी एग्जाम्पल में आपको ये मिले और पूछा जाए कि कौन सा प्रोनाउन होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो में जो अपन ने 3 प्रोनाउंस के बारे में डिस्कशन किया है, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इन तीनों प्रोनाउंस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका बेस क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आगे जो अपना थर्ड इसका जो पार्ट बनेगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इसके बचे हुए जो 4 और जो प्रोनाउंस बच गए हैं ना उनके बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो पर निरंतर बने रहिए, अपनी कंटिन्यूटी चैनल पर बनाए रखिए और अपने इंग्लिश के सारे डाउट्स क्लियर करते रहिए। फ्रेंड्स आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।